नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार के एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो आप सबके लिए यहाँ पर आरसीटी की महामैराथन क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप जब यहाँ पर व्यू मेन्यू के अंदर जाते हो एमएस वर्ड के अंदर किसी भी फाइल के अंदर, यानी कि व्यू मेन्यू में आप जब जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्प्लिट करके एक ऑप्शन मिलता है। उसका क्या कार्य होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नई विंडो को खोलना। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सभी विंडो को अरेंज करना। उसके अंदर आपको यहाँ पर विंडो को बंद करना। उसके अंदर आपको यहाँ पर एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर एक विंडो को दो भागों में बांटने का कार्य जो होता है वो आपको यहाँ पर स्प्लिट का कार्य होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया था उन सबका करेक्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर नए विंडो खोलना चाहते हो तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल+N होती है। आप ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पहले का जो ऑप्शन डी था वो करेक्ट आंसर था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी बताया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। यानी कि आपको बाय डिफॉल्ट जो व्यू देखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन सा व्यू कहा जाता है। तो उसको मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दिख रहा है प्रिंट लेआउट। उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर नॉर्मल। उसके अंदर आपका यहाँ पर आउटलाइन। उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर वेब लेआउट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर प्रिंट लेआउट। यानी कि आपने देखो कि एमएस वर्ड के अंदर जब भी आप यहाँ पर एंटर करते हो तो दोस्तों आपके सामने होम बटन खुला हुआ होता है। यानी कि होम टैब खुल रखा होता है। दोस्तों आपको वहाँ पर पेज का फॉर्मेट पूरा देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको रूलर वगैरह देखने को मिलता है। दोस्तों वो आपका कौन सा व्यू कहलाता है, वो आपका यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में होता है। यानी कि हेडर क्षेत्र जो होता है वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो होता है आपका जो पेज होता है उसके कौन से हिस्से में वो दिखाई देता है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि हेडर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके साथ में एक और चीज़ पूछी जाती है, वो आपसे पूछी जाती है फुटर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हेडर जो होता है हेडर यानी हेडर को आप इस प्रकार समझ सकते हो। हेडर मतलब होता है हेड। हेड जो होता है वो सिर होता है। सिर सबसे जो होता है अपने अपने हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें सबसे टॉप पर जो होता है वो आपके यहाँ पर हेड होता है। यानी कि हेडर जो होता है वो सबसे टॉप पर दिखाई देता है। फुटर जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, फुट जो हमारे पैर जो होता है वो सबसे नीचे होता है। तो फुटर जो है वो सबसे नीचे दिखाई देता है। यानी कि हेडर सबसे टॉप पर, फुटर सबसे नीचे। तो दोस्तों इस प्रकार से काम आता है। बात करें यहाँ पर हेडर की तो दूसरा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी कि टॉप पर जो है वो आपके यहाँ पर हेडर दिखाई देता है, जबकि बॉटम यानी कि सबसे नीचे जो है वो आपके यहाँ पर फुटर दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर था। जिन भी उन्होंने ऑप्शन ए दिया था उन सबका करेक्ट है। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले। एंड दोस्तों हमें पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जिससे कि आपको बताओ कि आपका आरसीटी का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, केवल यहाँ पर कुछ ही घंटों की आपके पास बात बची हुई है। यानी कि आपके पास कुछ ही घंटों बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। एंड दोस्तों अपने स्तर का भी यहाँ पर चेक करें। इसके साथ मैं आपको बता दूँ, आपको आज की इस वीडियो के अंदर से आपके जो पेपर होगा आपका उसके अंदर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और क्लास आएगी इसके बाद में आपकी जब आरसीटी का एग्जाम होगा उससे यहाँ पर 3 घंटे पहले यानी कि लगभग 7 बजे आपकी एक और क्लास आएगी, जिसके अंदर से आपके यहाँ पर 25+ क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उस क्लास को मिस मत कर देना। एंड दोस्तों इस क्लास को भी पूरा देख जाना। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन 2-3 क्लासों को दी जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 30 से 33 क्वेश्चन जो है आराम से सही होने वाले हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या होता है। यानी कि इफ एरर का क्या मतलब होता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है वित्तीय फंक्शन। उसके अंदर आपको यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन। उसके अंदर आपको यहाँ पर ए एंड बी दोनों। उसके अंदर आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर वहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपने वहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड दोस्तों वहाँ पर इफ एरर आ रहा है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो है लॉजिकल फंक्शन है। यानी कि उसके अंदर लॉजिकल फंक्शन आपने यहाँ पर एंटर किया एंड दोस्तों वो लॉजिकल फंक्शन के अंदर क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। यानी कि फंक्शन के लॉजिक के अंदर वहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये होता है यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि एक्सेल में पाइवट टेबल की यूज में ली जाती है। यानी कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल किस में किया जाता है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि डाटा को संक्षिप्त करने के लिए, यानी डाटा को छोटा करने के लिए। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डाटा को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है डाटा को देखने के लिए। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारे जो कार्य होते हैं वो पाइवट टेबल के मुख्य कार्य होते हैं। आप ये बात ध्यान रखना। आप जो है भविष्य में कभी पाइवट टेबल पर काम करोगे यानी कि एक्सेल के अंदर काम करोगे तो दोस्तों आपके पाइवट टेबल जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है,
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस भाग में विभाजित होती है। यानी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन जब आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, स्लाइड से स्टार्ट करते हो, तो दोस्तों प्रत्येक प्रेजेंटेशन जो होती है वो किस में विभाजित होती है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है वो आपके यहाँ पर स्लाइड के अंदर विभाजित होती है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर जो है आपको पहले बता दिया था। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दिख रहा है स्लाइड्स, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सी बात है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपके क्या बनती है, स्लाइड्स बनती है। दोस्तों स्लाइड्स का क्या बनता है, फिर बाद में वहाँ पर स्लाइड शो बनता है, जिसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी की सबसे पहले जो आंसर की है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड दोस्तों जो मैं आपको आरसीटी का आंसर की दूंगा वो 100% जेन्युइन एंड दोस्तों 100% आपकी सबसे सटीक आंसर की हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला है कि पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रखा है, दोस्तों आप जो है वहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कंट्रोल एक्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर कंट्रोल डी, उसके अंदर आपको यहाँ पर कंट्रोल एन, उसके अंदर आपको यहाँ पर कंट्रोल जेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट 2010 में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट 2010 का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है .ppx, उसके अंदर आपको यहाँ पर .pptx, उसके अंदर आपको यहाँ पर .docx, उसके अंदर आपको यहाँ पर डॉट टेक्स्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है इसका मतलब होता है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर 2010 की जगह 2003 पूछ लिया जाता तो दोस्तों आपको यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यानी कि पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो आपका यहाँ पर .ppt होता। ध्यान रखना आपकी जब 2003 की फाइल के बारे में बात आएगी तो दोस्तों जो भी आपका MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होगा उसके पीछे एक्स नहीं लगता, बाकी 2007 और 2010 का एक्सटेंशन पूछा जाता है तो दोस्तों उसके पीछे एक्स लगता है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो भी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। यानी कि आपका पीसी आपका जो सिस्टम है उसके अंदर से आप जो है यहाँ पर कोई फाइल परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो दोस्तों उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूँ उसका जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। काफी बार जो है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यहाँ पर मेन जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट होती है, लेकिन दोस्तों बहुत बार एंटर भी दिख जाता है वहाँ पर साथ में, तो दोस्तों आप जो है एंटर वाले को भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों DNS जो होता है वो आपके यहाँ पर डोमेन नेम का अनुवाद करता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ऑप्शन पढ़ोगे ए, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जासूसी करने वाले को जो इंग्लिश में बोला जाता है वो आपके यहाँ पर बोला जाता है स्पाई। क्या बोला जाता है, स्पाई, यानी कि जासूसी करने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जब आपका मेलवेयर का वह प्रकार यानी कि साइबर खतरे का वह प्रकार जो आपके हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है वो आपके स्पाई वेयर कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना स्पाई वेयर आपका यहाँ पर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बात करें DNS पोजिशनिंग क्या होती है, DNS पोजिशनिंग वो होती है जब आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर गूगल पे कोई साइट सर्च करते हो एंड दोस्तों उसके नाम से वहाँ पर कई सारी फर्जी वेबसाइट्स बनी होती है, या फिर आपने जिस वेबसाइट को सर्च किया है वो वहाँ पर ओपन ना होकर वहाँ पर और कोई सी उसकी जगह वेबसाइट ओपन हो रही है, तो दोस्तों उसका मतलब ये होता है कि उसका जो DNS है यानी कि डोमेन नेम जो सिस्टम है उसके अंदर पोजिशनिंग यानी कि जहर हो रखा है, यानी कि वो जो वेबसाइट है वो हैक हो रखी है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। DNS पोजिशनिंग को भी आप यहाँ पर याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि साइबर खतरे में वह प्रकार जिसमें आपको चाहे गए वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों मैंने आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले यानी कि 1-2 सेकंड पहले इसका आंसर बताया था कि उसको क्या बोला जाता है। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ,
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला है कि कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। इसके साथ में एक और धारा आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। मैंने आपको दोनों धारा बताऊंगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर कोड के साथ में अगर आप यहाँ पर छेड़छाड़ करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर धारा 65 लगती है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना है। एक और धारा जो आपसे पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास आपसे यहाँ पर कभी धोखाधड़ी हो जाती है तो दोस्तों वहाँ पर आपकी कौन सी धारा लगती है। वहाँ पर जो धारा लगती है वो आपकी धारा 406 लगती है। इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और जो धारा जो आपसे यहाँ पर लगती है वो आपसे यहाँ पर लगती है कि आप जो है कंप्यूटर पे या किसी सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर यहाँ पर अश्लील सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो जो धारा लगती है उस पर जो धारा लगेगी वो आपके यहाँ पर 43 लगती है। तीनों धारा जो है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाली धारा है। कोई सी धारा आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकती है। इस कारण से मैंने आपकी जितनी भी धारा है वो आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिया है। ध्यान रखना, धारा 65 जो लगती है वो आपकी छेड़छाड़ के संबंध में लगती है, 406 धोखाधड़ी के संबंध में लगती है, तो धारा 43 जो है वो आपके यहाँ पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन में लगती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी रखा था मैंने धारा 406 ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर तीनों धारा बता दी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर इसका आंसर जो है कुछ सेकंड पहले दिया है। मैंने सारे जो क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर टाइप किया बकायदा कि मैंने आपसे यहाँ पर कुछ बताया है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पर आंसर देना है इसका। कुछ मैंने आपको यहाँ पर धाराएं बताई है, कुछ कोई क्वेश्चन बताया तो दोस्तों उसका जो क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी लिखा है दिया दोस्तों, ताकि आपका यहाँ पर रिविजन हो सके। दोस्तों आपको पता चले कि आपका यहाँ पर क्लास के अंदर कितना ध्यान रहता है, खास पर आपका बाहर ज़्यादा ध्यान रखता है नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको कुछ ही सेकंड पहले इसका आंसर बताया था। क्या बताया था कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ISO मानक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे ये जो क्वेश्चन वो आपसे पर पूछा जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपने किसी भी क्लास के अंदर नहीं देखे होंगे, यानी किसी भी चैनल की क्लास के अंदर नहीं देखे होंगे। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानना कि आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। इस कारण से मैंने आप सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पर ये सारे जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर लिए। ठीक है, एंड दोस्तों आपके यहाँ पर ताकि और तैयार मजबूत हो सके। बात करें यहाँ पर सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तहत जो आपका ISO मानक होता है वो आपका यहाँ पर 27001 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ISO 27001 होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है वो जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। एंड दोस्तों हमें पता चलेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विंडोज 10 में निम्नलिखित में कौन सा यूजर अकाउंट होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 में आपको दो प्रकार के यूजर अकाउंट देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का, एंड दूसरा एक मिलता है आपको एडमिनिस्ट्रेटर का। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया है वो आपको दिया है स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर आपको ए एंड बी। तो दोस्तों में दो ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों जो प्रकार के अकाउंट है वो हमारे को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि LCD प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से केबल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी LCD से यानी कि कोई भी आपका कंप्यूटर है दोस्तों आप जो उसको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर दो प्रकार की केबल चाहिए होती है। एक केबल चाहिए होती है वो आपके यहाँ पर HDMI केबल चाहिए होती है। दोस्तों एक जो केबल चाहिए होती है वो आपको यहाँ पर BJ केबल चाहिए होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर HDMI की फुल फॉर्म की एंड दोस्तों BJ केबल की फुल फॉर्म की बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बात करें BJ की तो दोस्तों BJ केबल की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है वो आपको दिया है HDMI केबल, उसके अंदर आपको यहाँ पर BJ केबल। दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि BJ केबल, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि BJ केबल के अंदर कितने पिन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, BJ केबल के अंदर आपके टोटल 15 पिन होता है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे जितने प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे जो क्वेश्चन है वो एक साथ एक ही वीडियो के अंदर देने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि CD या DVD में डाटा बनने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी CD और DVD में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, CD और DVD में डाटा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है। यहाँ पर आपकी वो कहलाती है बर्निंग। क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। एंड दोस्तों एक और चीज़ आपसे पूछ जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछ जाती है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर बूटिंग कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको पता होगा बूटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग आपको पता होगा क्या होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी के तो दोस्तों ऑप्शन सी दिया अपलोडिंग, जो भी हमारा इनकरेक्ट होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना। दोस्तों अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है वहाँ पर वो प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है,
बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी डेटा चलाते हो उसके अंदर जो ट्रांसफर की गति होती है, नहीं आपने देखा होगा कि नेट की स्पीड किसी के अंदर मापी जाती है। इंडायरेक्टली आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, नेट की स्पीड जो होती है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर मापी जाती है। आपने देखा होगा बीपीएस के अंदर भी आती है, कभी आपके यहाँ पर स्पीड केबी के अंदर भी आती है, कभी एमबी के अंदर भी आती है। दोस्तों वर्तमान में जो है वो आपके यहाँ पर जीबी के अंदर भी जो स्पीड है वो आपके यहाँ पर आने लगी है। बात करें यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों बीपीएस के अंदर आपके यहाँ पर स्पीड मापी जाती है। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बाइट पर सेकंड। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, बिट प्रति सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर डॉट पर इंच यानी कि डीपीआई, तो दोस्तों मैं बता दूं डीपीआई के अंदर आपके यहाँ पर प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, डॉट पर इंच के अंदर आपकी प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है। और कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन की जो गुणवत्ता होती है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसकी जो गुणवत्ता नापी जाती है वो आपके यहाँ पर पिक्सल्स के अंदर नापी जाती है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि खालिस्तान एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि ऐसे कौन सी प्रणाली होती है जिसके तहत आपका जो कंप्यूटर होता है वो सिक्योर होता है, हैकिंग से बचता है। एंड दोस्तों आपके कंप्यूटर में जो डेटा होती है वो वहाँ पर चोरी होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके कंप्यूटर द्वारा नहीं की जाती है। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो वहाँ पर सेव होता है। यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रणाली होती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है नैरो बैंड, उसके अंदर आपको यहाँ पर वॉइस बैंड, उसके अंदर आपको यहाँ पर फायरवॉल, उसके अंदर आपको यहाँ पर बर्निंग। तो दोस्तों बर्निंग तो किसी प्रकार से आंसर नहीं होगा, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको बर्निंग क्या होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल जो होता है वो आपका यहाँ पर रियल टाइम एंटीवायरस होता है, विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ये आपको क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस को आने से रोकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर का डेटा है उसको चोरी होने से बचाता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता और आमतौर पर ये क्या कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर के अंदर आप जो है 3-4 बार अगर किसी विंडो पर क्लिक कर देते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद में वो वहाँ पर क्या करता है, काम नहीं करता। आप कितने भी वहाँ पर अपने माउस को कर्सर को दबा दो, जब तक वो अपना थोड़ा टाइम नहीं लेगा, जब तक वो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करता, चाहे आप कितनी भी प्रतिक्रिया कर दो, वहाँ पर कितना भी यहाँ पर जो माउस है उसको यहाँ पर हिला दो, कीबोर्ड के अंदर एंटर दबा दो, वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों वो आपका कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वो आपके यहाँ पर हैंग कहलाता है। यानी कि आप उस टाइम क्या बोलते हैं, हमारा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया है, काम करना बंद हो चुका है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। दोस्तों आपको पता होगा फ्लो चार्ट क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ये एक न्यूजन टूल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर यह पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है और जिन्हें खोज बॉक्स में रखा जाता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर इसका उपयोग दस्तावेज पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है नहीं पता, तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी पढ़ोगे तो आपका वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है, अगर आपको यहाँ पर आंसर भी नहीं आता है तो अभी आप यहाँ पर आंसर लगा पाओगे। तो बता दूं अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी को पढ़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि दस्तावेज में पार्ट को सम्मिलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका वहाँ पर खुला हुआ है, दोस्तों आप जो है वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, दोस्तों वहाँ पर आपको फॉन्ट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको कर्सर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्लो चार्ट का। यानी कि इस प्रकार से चार्ट का वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास बचे केवल ऑप्शन दो, इनमें से आपको आंसर लगाना है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह पूर्ण निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिसे खोज बॉक्स में रखा जाता है, यानी कि सर्च इंजन के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा सर्च इंजन गूगल वगैरह होता है, फ्लो चार्ट से संबंधित नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप वहाँ पर तुक्का भी लगा के आओ ना तो अपना थोड़ा दिमाग लगाना, उसके बाद लगाना, तब आपका जो आंसर है उसको करेक्ट होने के चांसेस 50% तो वहाँ पर बन ही जाए। यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बढ़ी है और सेल में हमें सभी सामग्री को एक सेल में दिखाई देने के लिए खालिस्तान का उपयोग करोगे। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस एक्सेल के अंदर आपके पास कोई शीट खुली है, दोस्तों आपके पास उन शीट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आपके पास इस सेल के अंदर बहुत बड़ा डेटा है, दोस्तों जो डेटा हमें एक ही सेल में पूरा दिखाई देना चाहिए। यानी कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हो कि आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर यहाँ पर कोई शीट खुली है, दोस्तों आप इस प्रकार समझो कि आपके यहाँ पर कोई बहुत बड़ा 12-13 नंबर का नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों आप जो है इसको पूरा देखना चाहते हो एक ही सेल के अंदर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी जो फंक्शन है, कौन सा जो फीचर है वो वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है न्यू सेल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आउट में, उसके अंदर आपको यहाँ पर फिट सेल, उसके अंदर आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना नहीं कि अगर आपका एमएस एक्सेल के अंदर कोई डाटा है, दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसी सेल के अंदर इसको पूरा बड़ा करना चाहते हो, पूरे डेटा को देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सूचना सुरक्षा
परीक्षा के प्रमाणीकरण में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि आप अपने जो डेटा, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कैसे सिक्योर कर सकते हो, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि सूचना केवल उन्हीं लोगों के पास उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास इसका अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर आप अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो दूसरा ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कि सूचना उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है, यानी कि ऑथराइज्ड है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर यह प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी चाहते हो तो दोस्तों इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि आप जो किसी प्रेषक की पहचान को साबित करो, तो ये प्रेषक की पहचान से जो किसी प्रकार से लेट नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी भी हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर, तो दोस्तों ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है कि सूचना केवल उन्हीं लोगों के पास उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास इसका अधिकार है। तो दोस्तों बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर पढ़ोगे तो दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कि सूचना केवल उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है, यानी कि ऑथराइज्ड है, जिनको इन सूचना के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा नॉलेज हो, उनके द्वारा ये सूचना है वो आपके यहाँ पर संशोधित की जानी चाहिए, यानी कि एडिट की जानी चाहिए। इसके अलावा और किसी द्वारा एडिट नहीं की जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस एक्सेल खालिस्तान का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको पता होगा कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन सी जो चीज है वो वहाँ पर काम ली जाती है, एक्सेल का क्या कार्य होता है, आपको ये सारी चीजें पता होंगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया वर्ड प्रोसेसिंग, उसके अंदर आपको यहाँ पर बिग डेटा सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका वर्ड प्रोसेसिंग का किसी प्रकार से एमएस एक्सेल के अंदर कोई काम नहीं होता। आपको पता होगा वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो आपका एमएस वर्ड का होता है, एमएस एक्सेल का नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा बिग डेटा सिस्टम होता है, इसके अंदर जितना भी आपका डेटा वगैरह होता है वो वहाँ पर संशोधित होता है, आपका डेटा तैयार किया जाता है। 10 लाख से ज़्यादा रो होती है इसके अंदर, आपको जैसे पता होगा इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा हुआ है लेकिन मास्टर ने तो हमें ऑप्शन बी बता दिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो करेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी जगह हमने थोड़ी मिसप्रिंट कर रखी है ताकि आपको भी पता चले कि आपका कितना क्लास के अंदर ध्यान है, कितना आपको केवल आंसर से मतलब है, आपको एक्सप्लेनेशन से मतलब है नहीं है, ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार क्या होता है, यानी कि एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट डेटा किस प्रकार का होता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया टेक्स्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर करेंसी, उसके अंदर आपको यहाँ पर नंबर, उसके अंदर आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए टेक्स्ट जो होगा वो एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे अपनी इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा चार्ट होता है जिसके अंदर कभी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो जो आपका चार्ट होता है वो आपका यहाँ पर गोलाकार चार्ट होता है जिसे हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपकी स्लाइड्स बैठी हुई होती है। दोस्तों ये जो चार्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा करेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आप यहाँ पर एमएस वर्ड 2010 का किसी भी फाइल को अगर आप यहाँ पर सेव कर रहे हो तो दोस्तों आप जो है वहाँ पर कौन सा लेटर नहीं लिख सकते। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है प्रश्न चिन्ह, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर पूर्ण विराम, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर अल्प विराम, उसके अंदर आपको यहाँ पर स्पेस बार। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न चिन्ह, यानी कि अगर आप किसी फाइल को यहाँ पर सेव करते हो तो दोस्तों उस फाइल नेम के अंदर जब आप वहाँ पर सेव कर रहे होते हैं वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बाकी जो आंसर है बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की का क्या उपयोग होता है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ये जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से चार्ट किया जा सकता है। उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश, यानी कि यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो कार्य होते हैं वो आपके यहाँ पर क्या किसके होते हैं, प्राइमरी की के होता है। दोस्तों आपके 3 जो कार्य होते हैं वही आपके यहाँ पर प्राइमरी की द्वारा की जाते हैं। अगर आपने कभी एमएस एक्सेल का यहाँ पर उपयोग किया होगा तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पर बोल रहा है कि विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन को 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, यानी कि एक जो विंडो होती है उसको 4 भागों में बांटने की अनुमति देता है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है असिस्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर स्क्रीन असिस्ट, उसके अंदर आपको यहाँ पर स्नैप असिस्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आई डोंट नो। तो दोस्तों मैं आपको दो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर स्नैप असिस्ट, एक विंडो 4 भागों में बांटने का कार्य जो होता है वो आपका यहाँ पर स्नैप असिस्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि सारे नए क्वेश्चन हैं दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर गारंटेड 100%
100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर देना। आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही है। आप जो है यहाँ पर देख भी सकते हो, एक एक क्वेश्चन जो है मैंने खुद ने हाथों से लिखा है दोस्तों। आप जो है यहाँ पर देख भी सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। आपको जो मेहनत है वो साफ नजर आ रही होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावरपॉइंट दृश्य में जो केवल पार्ट और शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि स्लाइड से, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्क्रीन असिस्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आउटलाइन व्यू, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आई डोंट नो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आउटलाइन व्यू जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन होता है, यानी कि इंटरसेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल जा रहा है कि आपके एमएस एक्सेल के अंदर इस प्रकार से कोई शीट खुली हुई है एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इनके प्रतिच्छेदन होता है, यानी कि इनका जो आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। इससे यहाँ पर ये जो बॉक्स बन रहा है, जो डब्बा बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ग्रेड लाइन होती है वो आपकी वो होती है, अगर आपने देखा होगा कि एमएस एक्सेल के अंदर जो आपके यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल और यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो आपकी लाइन होती है वो आपके यहाँ पर ग्रेड लाइन कहलाती है। बात करें इनका जो प्रतिच्छेदन होता है वो आपके यहाँ पर सेल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा होता है, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है। दूसरा आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि यहाँ पर हार्ड डिस्क, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर प्रिंटर, उसके अंदर दिया आपका यहाँ पर रैम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर सीडीआर। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, हार्ड डिस्क जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज को भाषा को प्रदर्शित करता है, यानी कि आपसे ऐसे बोला कि एमएस, अगर आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड के अंदर आपको यहाँ पर नीचे एक पट्टी दिखती है दोस्तों, उस पट्टी पे आपने देखा होगा कि आपने कितने वर्ड लिख दिए, कितने पेज भर दिए, कितना आपका यहाँ पर जूमिंग हो रखा है, वो सर आपका यहाँ पर शो होता है। वो कौन सी यहाँ पर बार के द्वारा शो किया जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है टाइटल बार। दोस्तों मैं आपको बता दूं टाइटल बार जो होता है वो आपका वो होता है, अगर आपने देखा कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को आपने किस नाम से सेव कर रखा है जो है वो आपका यहाँ पर टाइटल बार द्वारा शो किया जाता है। बात करें एड्रेस बार, एड्रेस बार के अंदर आपका जो यूआरएल भरा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना यूआरएल क्या होता है आपको मैंने पहले वाली वीडियोस के अंदर अच्छी खासी तरीके से समझाया हुआ है, आप उसको देख लेना। बात करें टास्क बार, टास्क बार होती है, अगर आपने देखा होगा कि विंडोज 10 के अंदर है, कोई भी आपके पास विंडोज हो उसके नीचे यहाँ पर टाइमिंग वगैरह शो करता है, यहाँ पर विंडोज का लोगो होता है। ये सारी जो चीजें होती है जिस पट्टी पे शो की जाती है वो आपके यहाँ पर टास्क बार कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इनके पेज नंबर वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर स्टेटस बार द्वारा शो किए जाते हैं, इनके ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना ताकि हमें पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि खालिस्तान एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होने से पहले लगता है, यानी कि आप जो अगर एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा सिंबल सबसे पहले दबाना पड़ेगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है @, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर हैज, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर बराबर यानी कि इक्वल का साइन, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डॉलर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, बराबर का साइन जो है वो आप यहाँ पर किसी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले लगाते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है जो आपको ऑप्शन मिलता है वो आपको यहाँ पर डिजाइन टाइप के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक बाइट में कितने बिट होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपकी जो एक बाइट होती है यानी कि बी बाई टी जो होती है वो आपकी यहाँ पर 8 बिट के अंदर बराबर होती है, यानी कि 8 BIT यानी कि बिटों के बराबर होती है, ध्यान रखना एक बाइट में 8 बिट होता है। बात करें आप ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन ए के अंदर दिखा हुआ है 10, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर 8, तो दूसरा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि HTML का उपयोग बनाने में काम किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको यहाँ पर HTML का पूछ लिया जाए कि HTML का उपयोग किसका काम में आता है, यानी कि HTML का क्या उपयोग होता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं HTML की सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ जाती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बात करें यहाँ पर इसके HTML का बनाने का उपयोग जो होता है वो आपके यहाँ पर किसका HTML के उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं HTML का जो उपयोग होता है वो आपके यहाँ पर वेब पेज बनाने का काम आता है, यानी कि वेबसाइट जो आपकी बनती है वो आपके HTML पेज पे बनती है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप की प्रिंट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। नहीं आपसे बोल रहा है कि अगर आपने कभी अपना आधार कार्ड बनवाया होगा, आपने आपके पास जो आधार कार्ड होगा आपने जब वहाँ पर आधार कार्ड बनवाया था तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप को क्या बोला जाता है आपसे इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आधार कार्ड के अंदर आपके टोटल 12 नंबर का एक डिजिटल 12 नंबर का आपका अकाउंट होता है, यानी कि 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। आधार कार्ड से रिलेटेड आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों उसके अंदर वेबसाइट पूछी जाए तो दोस्तों मैं बता दूं आधार कार्ड के अंदर कोई भी आपको वहाँ पर चेंजेस करवाना होता है तो दोस्तों आपको UIDAI वेबसाइट पर जाना होता है। UIDAI की वेबसाइट की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है एक्नोलॉजमेंट, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर एक्नो, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर एनरोलमेंट स्लिप, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एनरोलमेंट स्लिप जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि पैन का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर आप अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप अपना जो आवेदन है अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दिख रहा है NSDL, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर NVSP, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर EAC, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर DVMS। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पैन कार्ड के यहाँ पर सबसे पहले आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ जाती है। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। इससे रिलेटेड एक और जो फुल फॉर्म पूछ जाती है वो आपसे पूछ जाती है PNR नंबर की। PNR नंबर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस बात को ध्यान रखना PNR नंबर का मिलता है जब आपने अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक किया होगा अपनी ट्रेन का या किसी का भी तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक PNR नंबर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना PNR नंबर जो होता है वो आपके यहाँ पर ट्रेन से संबंधित होता है। बात करें यहाँ पर पैन कार्ड से रिलेटेड वेबसाइट की तो दोस्तों पैन कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है वो आपके यहाँ पर NSDL वेबसाइट होती है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें NVSP की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं NVSP वेबसाइट जो होती है उसके फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। NVSP वेबसाइट जो होती है वो वोटर कार्ड से संबंधित होती है। बात करें यहाँ पर DVMS की तो दोस्तों DVMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन को जितना एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर करने का ट्राई कर रहा हूँ। दोस्तों जितने कम समय में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतने कम समय में तो लोगों के यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करवा देते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर लगवा देते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन नहीं देते। दोस्तों मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भुगतान कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको यहाँ पर पैन कार्ड बनवाना है दोस्तों उसका पेमेंट करना है तो दोस्तों आप पेमेंट किस किस माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है डेबिट कार्ड, उसके अंदर हुआ है आपका पर क्रेडिट कार्ड, उसके अंदर हुआ है आपका पर इंटरनेट बैंकिंग, उसके अंदर हुआ है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों का दो ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बटन इसी में दिख रहा होगा। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है स्किप मत करना। ठीक है, इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोल रहा है कि ITR का ऑनलाइन बनने से पूर्व आवश्यक है, कि अगर आपको यहाँ पर अपनी ITR बननी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फैमिली वाले जो है वो वहाँ पर वर्तमान में ITR भर रहे होंगे। ITR की फुल फॉर्म उनको बताओगे, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, बात करें यहाँ पर रिटर्न बनने के लिए अगर आपको यहाँ पर कौन सी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए हुआ है आपसे यहाँ पर बोल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपको यहाँ पर ITR बननी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का विवरण चाहिए होगा, फॉर्म 16 चाहिए होगा, पिछले साल की रिटर्न की फोटोकॉपी भी चाहिए होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ITR में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए आपको प्रदर्शित करना होगा, कि आपसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब आप अपनी ITR भर देते हो तो दोस्तों आपको उसके बाद में यहाँ पर कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है, कौन सी स्लिप मिलती है। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर आप जब अपने ITR भर देते हो तो दोस्तों आपको वहाँ पर ITR V मिलता है। कौन सा मिलता है? ITR V मिलता है। ITR 5 इसको नहीं बोलता, ITR V बोलता है। ITR V की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइड, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो आपने भरा था, यानी कि रिटर्न बनने की जो आपकी प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइड जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सीधे हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस बार के क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पर और किसी वीडियो के अंदर किसी भी चैनल द्वारा नहीं प्रोवाइड करवा रहे, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आपसे इस बार के जो एग्जाम उसके अंदर जरूर पूछेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका प्लेस में दिख रहा होगा कि DSC का क्या पूरा नाम क्या होता है, यानी कि DSC की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डॉट साइन सर्टिफिकेट, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डॉट सिग्नेचर कार्ड, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डिफेंस साइंड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है। किस में काम होता है मैं आपको बता दूं, इसका काम ये होता है, अगर आपने देखा होगा कि आपने अगर आपका यहाँ पर मूल्यवान सामान रखा होगा दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके नीचे ग्रीन कलर का एक साइन होता है, वो दोस्तों वो आपके यहाँ पर DSC साइन कहलाता है, यानी डिजिटल साइन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो एरिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रिलेट करा रहा हूँ उतना कोई आपको चैनल वाला रिलेट नहीं करवाता, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि CPC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो CPU की फुल फॉर्म होती है, ना कि CPC की होती है, यानी कि ऑप्शन जो ये दिया हुआ है वो तो इनकरेक्ट हो जाता है। उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर कमांड प्रोसेसिंग सेंटर, उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर कॉमन प्रोसीजर कोड, उसके अंदर हुआ है आपका यहाँ पर कमांड पावर सेंटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, कमांड प्रोसेसिंग सेंटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि PSC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं
पीएससी की फुल फॉर्म होती है पासवर्ड सेवा केंद्र। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी। इस बार के जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है, इस कारण से मैंने आपको वापस ये लिखी है। पासवर्ड सेवा केंद्र जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा क्या होता है। दोस्तों आपको पता होगा डाटा क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि यह कीबोर्ड माउस मॉनिटर आदि शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डाटा में किस प्रकार से शामिल नहीं होते। अगला दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इसमें प्रोसेसर, मुख्य और द्वितीय मेमोरी, पावर सप्लाई आदि शामिल है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको ये प्रोग्राम का सेट है, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये प्रोग्राम का सेट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड जो है आजकल आपको हर दुकान के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप पेटीएम वगैरह करते होंगे, आपको पता होगा। बात करें क्यूआर के फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस। ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो एरिया करेक्ट आंसर है। इसके साथ में आपसे मेरे को याद आया कि क्यूआर से आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। एक पूछा जाता है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भीम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके यहाँ पर भारत इंटरफेस फॉर मनी। बात करें यहाँ पर यूपीआई की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ऑनलाइन जॉब की तलाश आप किस माध्यम से कर सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर जॉब तलाशना चाहते हो, यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर जॉब ढूंढना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट पे आप जो अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मोनिस्टर.com, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्रोम.com, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर टेक्चर.com, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो ए होगा मोनिस्टर.com जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान जीयूआई आधारित सिस्टम है और खालिस्तान सीयूआई आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज होंगे कि जीयूआई और सीयूआई क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीयूआई की फुल फॉर्म होती है करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है विंडोज 7, यानी कि विंडोज 7, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एमएस डोस। उसके बाद में अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है एमएस डोस लिनक्स यूनिक्स, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर यूनिक्स विंडोज एनटी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर विंडोज 7 एंड लिनक्स। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए विंडोज 7 और एमएस डोस जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। विंडोज 7 जीयूआई आधारित सिस्टम है, जबकि जो एमएस डोस है वो आपका यहाँ पर सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। सीयूआई की फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया था, करेक्टर यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है, दोस्तों अगर वर्तमान में देख रहे हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आराम से करेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको जितने एक्सप्लेनेशन दिए है और जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों बात करें आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन अंदर आपसे ऊपर बोल रहा है कि प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में एक ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कौन से प्रदान करता है? आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एफटीपी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर टेलनेट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एसएसएल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एसएमटीपी। तो दोस्तों मैं बता दूं जो आपके ईमेल सुविधा प्रदान करता है वो आपका यहाँ पर एसएमटीपी कहलाता है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस बात को ध्यान रखना। बात करें एफटीपी की, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। इनके ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके आरसीईटी महामैराथन क्लास। एंड दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आज की इस क्लास के से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको आराम से देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। दोस्तों बात करें मेरी एक्सप्लेनेशन की, दोस्तों मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके अंदर से भी आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों आपको इस क्लास के अंदर से आपको आराम से 5 से 7 क्वेश्चन जो है आराम से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों किसी भी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इसको पीडीएफ ले लेना। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोल दूँ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको जब एग्जाम होता है उससे पहले मैं आपको वहाँ पर एक पीडीएफ, एक जो पन्ना है वो आपको वहाँ पर सेंड करता हूँ, उसको जरूर से देख जाना, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा और फायदा मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जो है इसको समझना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पसंद है, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीईटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पसंद है, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीईटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।